हाँ बेटा आ जाए। चलिए, तो लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था एक बार बताएं मुझे। एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। कुछ क्वेश्चन करने को दिया था क्या आपको? क्या दिया था? मुझे क्वेश्चन बता दीजिए एक बार, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था बेटा? v इज इक्वल्स टू थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी। और किस इंटरवल में निकालनी थी एवरेज वैल्यू? फ्रॉम 0 से 2। करा आप लोगों ने? क्या आंसर आया? 6 इज द करेक्ट आंसर। भाई यहाँ पे वाई एक्स का फंक्शन है कि वी टी का फंक्शन है? वी टी का। तो बेटा v की एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी एक्स की जगह y की जगह आ गया v, x की जगह आ गया t, तो इंटीग्रेशन v dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। सॉल्व कर लीजिए। इंटीग्रेशन v dt, बेटा v की वैल्यू पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर प्लस 2t dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। लिमिट्स बेटा कहां से कहां बोलिए? 0 से 2। लिमिट्स आप 0 से 2 पुट कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बन जाएगा? 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलिए क्या बनेगा? टी क्यूब। और 2t का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बेटा? टी स्क्वायर। और लिमिट्स आ जाएंगी तुम्हारी 0 से 2। तो टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, लिमिट्स 0 से 2। dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट्स पुट करोगे तो t में 2 - 0 क्या बन गया बेटा? 2। हाँ भाई, अपर लिमिट देखो, पुट करो। 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 8 + 4 12, माइनस लोअर लिमिट 0। तो 12/2 इज 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ सबको? चलिए बेटा, और क्या दिया था? क्या दिया था बेटा? ग्राफ। अच्छा ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट 6 सेकंड्स करा आप लोगों ने? क्या आंसर आया बेटा? सबका 20 आ रहा है? वेरी गुड। देखें ध्यान से भाई, ट्रेपेजियम में बना रखा है ना, ये दिया है ना। तो ऐसा ग्राफ दिया है, मुझे वैल्यूज बताते चले कितनी दी थी? 4, 2 दिए थे। ये 2 थी, ये 4, और यहाँ पे 6। तो 2 4 और ये 6। और ये वाली वैल्यू कितनी थी? 10। और ये एफ टी ग्राफ था। तो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ क्या देता है बच्चों? बोलिए। चेंज इन मोमेंटम। तो हमें एरिया निकालना है, हम जानते हैं ऊपर वाला एरिया निकाल लें और नीचे वाला निकाल लें, दोनों एरियाज को ऐड कर दें, क्या आ जाएगा? चेंज इन मोमेंट। तो आपको मेनली एरिया निकालना है। अब दिक्कत ये है कि सर ये वाली वैल्यू हमें पता नहीं। वैसे तो जो है ना, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बेटा, आप मैथमेटिक्स से भी कर सकते हो और कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। बेटा देख, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, दोनों थीटा सेम, तो दोनों के टेन थीटा भी सेम। अब टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो दोनों के अगर बेस सेम है तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा सेम, बेस सेम, तो परपेंडिकुलर को भी क्या होना पड़ेगा? सेम। तो अगर इसका परपेंडिकुलर 10 तो इसका भी कितना आएगा बेटा? 10। तो बिना कैलकुलेट करे भी कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कितना आएगा? 10। बाकी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करना कौन सी बड़ी बात है? टेन थीटा परपेंडिकुलर बोलिए 10, बेस कितना? 2। नीचे वाले ट्राइंगल में टेन थीटा परपेंडिकुलर को थोड़ी देर के लिए y, बेस कितना? 2, y/2। यहां से भी y की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आनी भी चाहिए थी। सर दोनों थीटा सेम तो दोनों टेन थीटा सेम। अब टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, अगर दोनों ट्राइंगल्स के बेस की लेंथ सेम है तो परपेंडिकुलर लेंथ भी क्या आएगी? सेम, तभी तो दोनों के टेन थीटा क्या आएंगे? सेम। तो बेटा अपना y निकल के आ गया 10 के बराबर, y 10। तो ये वाली वैल्यू कॉमन सेंस कहती है 10 की -10, क्योंकि x एक्सिस के नीचे लाया कर रही है। अब बेटा सिंपल, आप चाहो तो ट्रेपेजियम प्लस ट्राइंगल कर लो, चाहो तो आप बोल दो सर देखो ये एक रेक्टेंगल, ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, A1 A2 A3। अगर आप देखें तो A1 कितना आएगा बच्चों? बोलो 20। A2 अगर आप देखें तो A2 कितना आएगा? हाफ बेस इंटू हाइट 10। A3 बच्चों 10 की -10। अब हम जानते हैं एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज A1 प्लस A2 प्लस A3। तो 20 + 10 प्लस -10, तो 10 - 10 कट जाएगा, कितना आएगा बोलिए? 20। और मोमेंटम की यूनिट आप बोल सकते हो केजी मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? और भी कुछ दिया था क्या? एवरेज वैल्यू पे कितने क्वेश्चन करा दिया मैंने? 2। एक और करें।
बेटा बातें नहीं आगे। एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन की बात चल रही थी। अभी तक देखिए आपने जो फंक्शन लिया वो बहुत बेसिक लिए है। अभी अगर अभी भी बेसिक ही है, बस अभी मैं साइन एक्स की जगह फंक्शन दूंगा साइन ए एक्स टाइप, साइन ए एक्स प्लस बी टाइप, तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे करंट का फंक्शन ले लेते हैं। आई बेसिकली करंट, तो करंट वेरी कर रहा है, लेट सपोज आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट इज अ कांस्टेंट। अब ये साइन ओमेगा टी को फील करो, ये वही वाला फॉर्मेट है, ये साइन एक्स है कि साइन ए एक्स है, साइन ए एक्स। और फील अगर आप कर पा रहे हैं तो यहाँ ए किसके बराबर है बोलिए, ओमेगा। भाई अभी तक क्या होता था, ए की वैल्यू में 2 3 4 5 ऐसे ही देता था। अभी तक मैंने दिया था साइन 2x+5, साइन 3x+4, तो आपको बड़ा सुंदर दिखता था, ए हो गया 3। इस बार मैंने साइन ए एक्स प्लस बी ही लिखा है, फील करें इसको, साइन ए एक्स प्लस बी। ए कितना बच्चों, ओमेगा, और बी कितना, 0, बी कितना, 0। तो बेटा अभी भी ये वही फंक्शन है, साइन ए एक्स प्लस बी टाइप है। तो करंट इस तरह से वेरी कर रहा है। मुझे बताना है फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। फाइंड आई एवरेज फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू पाई/2 ओमेगा। t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू पाई/2 ओमेगा। अब बुद्धि लगा के पहले तो मुझे बताओ, y x का फंक्शन है कि i t का फंक्शन है। करंट किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन, मतलब y की जगह पिक्चर में आ चुका है i, और x की जगह पिक्चर में आ चुका है t। अब आप ट्राई कीजिए। तो करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हो गया बेटा। आई एवरेज का फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। अब आप जब इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो आपको फील आनी चाहिए, ये साइन ए एक्स प्लस बी टाइप है। अरे एक्स की जगह बस साइन क्या है, टी है। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी। साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/a कॉस ए एक्स प्लस बी। तो साइन ए टी प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/a कॉस ए टी प्लस बी। अरे एक्स की जगह कौन आ गया, टी आ गया। हुआ बच्चों? नहीं तो लिमिट्स तो पुट करो। कॉस तो कैसे रहेगा, फाइनली लिमिट्स पुट करने के बाद कॉस तो हट जाएगा ना, कॉस की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी ना, नहीं आ रही क्या? हाँ ये फिर भी पॉसिबल आंसर है, 2i0/पाई कैन बी दी पॉसिबल आंसर। आंसर कॉस के टर्म्स में तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है। लिमिट्स पुट करने पे कॉस में जैसे ही आप लिमिट्स पुट करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना। तो 2i0/पाई इज अ पॉसिबल आंसर, ये हो सकता है आंसर। अब बस देखना ही है सही है कि गलत है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से बेटा। सबसे पहले तो फील करें करंट की एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो बेटा y x का फंक्शन है कि आई टी का फंक्शन है, आई टी का। तो बच्चों फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। अब आप आई की वैल्यू पुट कर दो बेटा इसमें। हाँ बोलो बच्चों, आई की वैल्यू कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये इंटीग्रेशन डी टी। तो आई को पुट कर दिया, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। हाँ बच्चों टाइम की लिमिट्स बोलो कहां से कहां पुट कर दूं, 0 से पाई/2 ओमेगा, 0 से पाई/2 ओमेगा। तो लिमिट्स पुट कर दी 0 से पाई/2 ओमेगा। हाँ भाई करो इंटीग्रेट करो।
जैसे इंटीग्रेट करोगे तो मुझे बताओ आई नॉट क्या कांस्टेंट है? यस, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो। अब देखो फील करो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी बच्चों बोलो? ओमेगा। और प्लस बी ओमेगा टी प्लस जीरो, तो बी कितना? जीरो। तो साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन याद करो क्या होता था? माइनस वन अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी। तो पहले तो मैंने आई नॉट कॉन्स्टेंट था उसको बाहर निकाल दिया, इनटू माइनस वन अपॉन ए, बोलो बच्चों ए किसके बराबर है? ओमेगा कॉस ए एक्स प्लस बी। तो माइनस वन अपॉन ए इज ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये इंटीग्रेट करने पे आ गया। अब इसमें अपने को क्या पुट करनी रहेंगे बच्चों बोलिए? लिमिट्स, जीरो से पाई बाय टू ओमेगा। और डिनोमिनेटर में बोलो बच्चों dt का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? t। और जैसे ही लिमिट्स पुट करोगे t में तो क्या बनेगा बता दो? पाई बाय टू ओमेगा माइनस जीरो। तो पाई बाय टू ओमेगा माइनस जीरो। तो ये डिनोमिनेटर बनेगा। अगर आप समझ पा रहे हो तो कहो तो मैं ओमेगा ओमेगा कैंसिल कर दूं क्या? तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल कर दिया बेटा। बोलिए टू कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये तुम्हारा, मैं इसके बाद यहां लिख रहा हूं, तो ये तुम्हारा बन गया माइनस टू आई नॉट बाय पाई। माइनस टू आई नॉट बाय पाई। अब अपन लिमिट्स पुट करते हैं अपने फंक्शन में, आइए। तो लिमिट्स पुट करते हैं, बताइएगा मुझे आप। जब अपर लिमिट पुट करोगे तो टाइम की वैल्यू पुट करोगे पाई अपॉन टू ओमेगा, पाई अपॉन टू ओमेगा। जैसे ही पाई अपॉन टू ओमेगा पुट करोगे बच्चों, क्या ओमेगा ओमेगा कट जाएगा? यस, क्या बन जाएगा बोलो? पाई बाई टू। क्या बन जाएगा? पाई बाई टू। तो ऑन पुटिंग द अपर लिमिट यू विल गेट कॉस पाई बाई टू माइनस, ऑन पुटिंग द लोअर लिमिट टाइम को क्या पुट करोगे बच्चों बोलिए? जीरो। जैसे टाइम को जीरो पुट करोगे कॉस ओमेगा इंटू जीरो, जीरो। तो लोअर लिमिट पुट करने पे कॉस जीरो बनेगा। ये देखो पहले तो आपको ये स्टेप समझ में आई नहीं आई? बस सॉल्व हो गया। कॉस 90 जीरो, माइनस कॉस जीरो वन, जीरो माइनस वन माइनस वन। अब माइनस वन जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। मतलब बिल्कुल परफेक्ट आंसर बताया था। टू आई नॉट बाय पाई, टू आई नॉट बाय पाई इज द परफेक्ट आंसर। कितने लोगों का आया था ईमानदारी से? वेरी गुड। बाकी लोगों का नहीं आया था? हैं? अच्छा अभी समझ में आ गया? नहीं आया? आवाज ही नहीं आ रही? आज तो पहली क्लास ही है, आज तो पहली क्लास में आवाज नहीं आ रही। समझ में आया नहीं आया? ऐसा क्वेश्चन दे दूं नहीं होएगा? हो जाएगा? चलो चेक कर लेते हैं। तो ऐसा आप कह रहे हो कि सर ऐसा क्वेश्चन दे दो तो बिल्कुल 100% हो जाएगा? तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल सेम ही दे देता हूँ चलो। v इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। v इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। फाइंड v एवरेज फ्रॉम t is equals to 0 to t is equals to, from find v average from t is equals to 0 to t is equals to पाई बाय टू ओमेगा। चलो भाई, लिमिट्स भी सेम है, बस फंक्शन चेंज कर दिया मैंने। अगर आप ध्यान से देखें तो करंट की जगह वेलोसिटी आ गई, और वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। अब आप v की एवरेज वैल्यू बताएं बेटा। हो गया बेटा? तो आज आप तैयारी करके आ गए टेस्ट के हिसाब से? आपने तो बोला था आज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का टेस्ट लेना है मुझे। क्या बात कर रहे हो? आप लोग गजनी टाइप हो क्या? या मैं गजनी टाइप हूँ? बात हुई होगी अपनी, शायद मैंने बोला होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद एक टेस्ट लेंगे उसका अपन। मुझे तो याद आ रहा है मैंने शायद बोला था ऐसा।
अच्छा, किसी और बैच में बोला होगा, अच्छा। बेटा रिकॉर्ड होती है क्लासेस। नहीं बोला था मैंने। मैंने एक्चुअली इसलिए नहीं बोला ना भाई। वैसे जो कमजोर बैच होते हैं उसमें बच्चों को बताना पड़ता है कि भाई टेस्ट लेंगे। अब आप तो सारे इतने ब्रिलियंट बच्चे हो, आप तो हमेशा तैयार रहते हो, हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हो। कोई ऐसा कमजोर वीक बैच होता तो उसमें पहले से इंटीमेट करना बनता था। आप तो सारे बड़े ब्रिलियंट बच्चे हो, तो आप तो सब इंटेलिजेंट हो, तो आपको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, तो देखे ध्यान से। थोड़ा खून बढ़ा क्या? तो देखे ध्यान से, v की एवरेज वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा? v किसका फंक्शन है बोलिए? t का। जल्दी फॉर्मूला बोल, क्या बनेगा? जल्दी से बोलो बेटा। इंटीग्रेशन जी, फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? v की एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या लिखूं यहाँ पे? इंटीग्रेशन है v dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। अरे पहले फॉर्मूला तो रटो। y की एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन y dx अपॉन इंटीग्रेशन dx। तो बेटा सेम ही तो चल रहा है। y की जगह कौन है? v। तो फॉर्मूले में y की जगह v रख दो। x की जगह कौन है? t। तो x की जगह क्या रख दो? t रख दो। तो आप तो फॉर्मूला ये रटो, इंटीग्रेशन y dx अपॉन इंटीग्रेशन dx। अब जो भी y की जगह उसकी जगह वो रख देना, जो भी x की जगह उसकी जगह वो रख देना। तो इंटीग्रेशन v dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। चलो भाई, अब जल्दी से v की वैल्यू पुट कर दो। v किसके बराबर है बच्चों? बोलो। v नॉट कॉस ओमेगा टी, और डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन dt। बोल टाइम की लिमिट्स बेटा। 0 से π/2 ओमेगा, 0 से π/2 ओमेगा। बेटा v नॉट कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से कहा निकाल दो? बाहर। तो बाहर निकाल दो। अब वापस से देखो, अब क्या बनेगा? कॉस एक्स की कॉस ए एक्स, कॉस ए एक्स, दिस इज कॉस ए एक्स प्लस बी। बी की वैल्यू 0। कॉस ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए? 1 अपॉन, केवल साइन ए एक्स नहीं, 1 अपॉन a साइन ए एक्स। तो 1 अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी, 1 अपॉन a साइन ए एक्स। ये आपका इंटीग्रेशन करने पे आया। लिमिट्स पुट कर दो। 0 से π/2 ओमेगा। हाँ बच्चों बोलो, डिनोमिनेटर में dt का इंटीग्रेशन t, dt का इंटीग्रेशन t। लिमिट्स पुट करने में क्या बनेगा? π/2 ओमेगा -0। यहां से अगर आप देखें तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, 2 चला जाएगा ऊपर। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आएगा 2v0/π। अब आपको बस लिमिट्स पुट करनी रह गई। पहले अपर लिमिट, जैसे ही अपर लिमिट पुट करोगे आपको दिख रहा होगा टाइम को π/2 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, साइन π/2, साइन π/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करने पे क्या आएगा? 0, क्योंकि जैसे ही टाइम को 0 पुट करोगे ओमेगा इंटू 0 विल बिकम 0। साइन π/2 इज 1, साइन 0 इज 0। तो यहां से अगर आप चेक करें तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है, बोलिए 2v0/π। फाइनल आंसर आ चुका है आपका 2v0/π। क्या क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? सबको समझ में आ गया? तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। अब जैसे आप बोले, आप कहो तो मैं टेस्ट अभी ले लूं, और अगर आपको लगता है नहीं आप तैयारी करके आओगे तो मैं अगली क्लास में ले लूं, जैसे आप बोले अगली क्लास में ले लूं। अच्छा, कितने लोग अगली क्लास के फेवर में हैं? और कितने लोग अभी के फेवर में हैं? अच्छा, और बाकी लोग सर लो ही मत, है ना? बाकी लोग जो है ना अभी के फेवर में ना बाद वाली क्लास में है। ठीक है, चलिए तो मैं अगली क्लास में टेस्ट लेता हूँ। हेडिंग लिखें ग्राफ्स, हेडिंग लिखें ग्राफ्स। चलिए भाई। हाँ बेटा, ग्राफ्स के बाद हाँ सभी पढ़ना है बस। अब जो है मान के चलें आपका 80% चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब छुटपुट टॉपिक्स बचे हैं आपके। लॉग हो गया, बाइनोमियल हो गया, मतलब ये सारे टॉपिक 20-20, 25-25 मिनट के हैं। हाँ, नहीं वेक्टर्स नहीं, ओनली बेसिक मैथ्स, ओनली बेसिक मैथ्स। चलिए बेटा, वही बता रहा था मैं उनको, हिंदी में बताया मैंने, बेसिक मैथ्स। अच्छा, बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स, ठीक है। चलिए लिखें ग्राफ्स। और आप बताओ, अगर आप ज्यादा जोश में हो तो वेक्टर्स भी दे दें, वो तो आप पे डिपेंड करता है। पढ़ाने की तो फिर वही वाली बात भाई, जो कमजोर बच्चा है उसको भी, जैसे आप तो इतने इंटेलिजेंट हो, बिना पढ़ाए भी दे दें तो भी आप कर ही दोगे नहीं? तो लिखें ग्राफ्स। और
अब ग्राफ्स में अपने को देखिए क्या क्या कवर करेंगे। अरे बातें नहीं, यहाँ बहुत बातें कर रहे हो आप लोग। देवी माँ बस बस बस। ठीक है। तो ग्राफ्स में क्या क्या कवर करना है? ग्राफ्स में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। ट्रिग्नोमेट्रिक में मेनली साइन और कॉस के ग्राफ देखने, तो ये कवर करने हैं। लेकिन उससे पहले एक बार स्लोप के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं सबसे पहला ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन का लूंगा। स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन शायद हर एक बच्चा जानता होगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो m क्या कहलाता है बोलिए? स्लोप। स्लोप के बारे में हालांकि अपनी बात हुई है, आपने dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो देखा था, dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था बोलिए? स्लोप। लेकिन फिर भी एक बार थोड़ी सी स्लोप की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ्स आप हेडिंग भले ही लिख लीजिए, और उसमें लेकिन पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्लोप, तो आप हेडिंग लिख लें स्लोप। तो पहले थोड़ा स्लोप के बारे में बात कर लेते हैं और फिर अपन आगे चलेंगे बच्चे। तो स्लोप वही है जो आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में, dy बाई डी एक्स टेन थीटा। मतलब सर अगर कोई भी ग्राफ है, मान लीजिए दिस इज y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब आपको किसी भी पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट करना है। आपको किसी भी पॉइंट पर, लेट सपोज ये जो पॉइंट है p पॉइंट, इस p पॉइंट पर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। तो बेटा जिस भी पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करोगे बोलिए? टेंजेंट। उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और ये टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बनाएगा। ये टेंजेंट जो एक्स एक्सिस से किस सेंस में एंगल बनाएगा बोलिए? एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी का टेन थीटा क्या कहलाएगा बोलिए? स्लोप। तो स्लोप इज बेसिकली, स्लोप को आप m सिंबल से डिनोट कर सकते हो। स्लोप इज बेसिकली dy बाय dx, एंड dy बाय dx इज नथिंग बट द tan थीटा। तो अगर मान लीजिए आपने जब टेंजेंट ड्रॉ करा, ये एंगल 30 बनता है, तो स्लोप कितना हो जाता बोलिए बेटा? tan 30, दैट इज 1/√। क्या आप एग्री करते हैं क्या? अब थोड़ा बहुत स्लोप के नेचर के बारे में और पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसी कर्व की बात करें जो भी आपने बनाया था। अब आपको इस कर्व को देख के पूछा जाए कि बताइए भाई, इस कर्व को देख के पूछा जाए कि बताइए स्लोप यहाँ इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट है, क्या हो रहा है? हाँ ऑब्वियसली क्या कर रहा है? इंक्रीज। बहुत सिंपल है। अपने आप सोच सकते हैं कि सर इस कर्व पे कोई तीन पॉइंट्स ले लो आप। लेट सपोज दिस इज वन, लेट सपोज दिस इज टू, एंड लेट सपोज दिस इज थ्री। अब आप तीनों पॉइंट्स पर क्या ड्रॉ करें बेटा बोलिए? टेंजेंट। तो जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको खुद को दिखेगा कि भाई ये हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, तो ये जो एंगल बन रहा है, लेट सपोज दिस एंगल इज थीटा वन। कितना एंगल है? थीटा वन। फिर आप टू वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो। टू वाले पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो बोलो ये एंगल कितना बनेगा? थीटा टू। फिर आप थ्री वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो। थ्री वाले पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये एंगल कितना बनेगा बोलिए? थीटा। अब आपको शायद खुद को भी देखने से लग रहा होगा, सबसे बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है बोलिए? थीटा थ्री। सबसे छोटा थीटा वन। मतलब क्लियर कट दिख रहा है कि जब हमने टेंजेंट ड्रॉ करे तो थीटा वन सबसे छोटा था, थीटा टू इंक्रीज कर गया, थीटा थ्री और ज्यादा इंक्रीज कर गया। मतलब अगर आपको एग्जाम्पल से विजुलाइज कराने के हिसाब से समझाऊं, तो ऐसे समझो ये एंगल अगर 30 था तो ये कितना था? 45। ये कितना है? 60। तो यहाँ स्लोप था 1/√3, यहाँ स्लोप था 1। 1045 इज 1 एंड 1060 इज √3। आप जानते हैं सबसे बड़ा कौन आएगा? m3। √3 इज 1.73, उससे छोटा 1, एंड सबसे छोटा 1/√3। मतलब अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं तो आप बोलोगे कि सर m1 सबसे छोटा, m1 से बड़ा m2, और सबसे बड़ा m3। क्या समझ पा रहे हैं क्या? तो आपसे अगर पूछा जाता है इस कर्व को देख के बताइए बेटा स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। अच्छा कॉमन सेंस बताओ, स्लोप इंक्रीज तो कर रहा है, स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव। जब जब एंगल एक्यूट होगा स्लोप क्या होगा बोलिए? पॉजिटिव। स्लोप इज टेन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। तो आप देखो, आपने जिन भी तीनों पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करें, आपके जो एंगल हमेशा बन रहे हैं थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, वो ऑब्ट्यूस है कि एक्यूट है? एक्यूट। और जब जब एक्यूट एंगल बनेगा, आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव की पॉजिटिव? अरे फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए टेन थीटा भी पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली आपका स्लोप पॉजिटिव आना ही था। तो स्लोप इज पॉजिटिव इन नेचर एंड इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इट इज इंक्रीज। अच्छा अब इसी चीज को उल्टा कर दिया जाए। मतलब यहाँ पे जो मैंने कर्व दिया था, इस कर्व को ऐसा दे देता। अब आपसे वापस से पूछता, बेटा बता जो है स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्या लगता है भाई इस बार? क्या लगता है इस बार स्लोप क्या करेगा? डिक्रीज। आप फील भी कर सकते हैं, अभी आपको फील आ जाएगी। आप तीनों पॉइंट्स पर क्या ड्रॉ करें बोलिए बेटा? टेंजेंट। तो देख बेटा, ये आपने फर्स्ट वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करा, ये एक्स एक्सिस से थीटा वन एंगल बना रहा है। मैंने एक्स एक्सिस ऊपर ही दिखा दी इसके लिए। टू वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करा, ये एक्स एक्सिस से कुछ थीटा टू एंगल बना रहा है। और ये मैंने थ्री वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करा,
ये 3 वाले पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करा वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। शायद आपको खुद को देखने से लग रहा होगा सबसे बड़ा एंगल कौन है, बोलिए, थीटा 1। उससे छोटा और सबसे छोटा, तो मतलब इस बार उल्टा हो गया। ये वाला एंगल अगर फील करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला एंगल अगर 60 तो ये 45 और ये 30। मतलब यहाँ स्लोप √3, यहाँ 1, यहाँ 1/√3। जा रहा है क्या बुद्धि में? तो बेटा यहाँ अगर मैं आपसे स्लोप पूछता तो सबसे बड़ा कौन, m1, उससे छोटा m2 और सबसे छोटा m। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप कॉपी कर लीजिए दोनों बातें। तो वैसे तो आप स्लोप के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक जस्ट वापस से रिकैप मान लीजिए उसी चीज का। तो बस इतना ध्यान रखें, एक्यूट एंगल तो पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज तो नेगेटिव। अब आप चेक कर लो भाई, आपका थीटा इंक्रीज कर रहा है तो टेन थीटा भी क्या करेगा, इंक्रीज, क्योंकि 10 0 0 होता है जबकि 10 90 क्या होता है, इनफाइनाइट। 10 90 इज इनफाइनाइट। एक क्वेश्चन दिया है आपको, एक कर्व बनाया मैंने और मैंने आपसे पूछा है फाइंड नेचर ऑफ स्लोप, एंड सेकंड पार्ट है फाइंड, इसी क्वेश्चन के जो इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है फाइंड नेचर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। फाइंड नेचर ऑफ स्लोप, नेचर ऑफ स्लोप का मतलब आपको बताना है स्लोप इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, कि पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, जो भी मतलब मुझे पता नहीं है, आपको बताना है इसमें क्या हो रहा है। और सेकंड पार्ट है फाइंड नेचर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप समझते हो क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप का मतलब क्या हुआ? जैसे मान ले किसी पॉइंट पर स्लोप आ रहा है -1/√3, तो जहां स्लोप आ रहा है -1/√3 तो स्लोप तो -1/√3 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप कितना हुआ, -1/√3 की +1/√3, +1/√3। मैग्नीट्यूड मतलब हमेशा नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप का मतलब सर जहां एंगल ऑब्ट्यूज होगा वहां स्लोप तो नेगेटिव होगा, लेकिन अगर आप उसका मैग्नीट्यूड बात करोगे तो मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, बोलिए, पॉजिटिव। हाँ बेटा, हुआ क्या? अब देखो समझना थोड़ा सा, यहाँ पे इन दोनों बातों में अंतर समझना है आपको, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। आप इसको थोड़ा डेटा से फील करो, आपको अच्छा लगेगा। जैसे मान लो ऐसा ग्राफ आपको दिया, आप करो क्या, इस ग्राफ में 3 पॉइंट्स ले लो, आप इस ग्राफ में आगे मूव करते चलो, आप 3 पॉइंट्स लो और उन तीनों पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट करो। बेटा ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये दूसरा पॉइंट ले लिया और ये तीसरा पॉइंट। इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो। जैसे ही आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे आपको खुद को फील आएगी। बेटा मुझे बताएं एंगल जो बन रहा है वो एक्यूट की ऑब्ट्यूज? कैसा एंगल बन रहा है, बोलिए, एक्यूट। खुद को दिख रहा होगा एंगल कैसा बन रहा है, एक्यूट। एक्यूट मतलब स्लोप नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव। अच्छा, इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो। इस वाले पॉइंट पर जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ करोगे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आ रहा है, यस।
तो ये एक्स एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। भाई ये आपकी एक्स एक्सेस और यही टेंजेंट हो गया, तो एक्स एक्सेस से इसका एंगल कितना हो गया, 0। मतलब यहाँ स्लोप कितना हो गया, टेन जीरो। टेन जीरो इज 0। और आप थर्ड वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। थर्ड वाले पॉइंट पर जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ करोगे शायद खुद को फील आएगी आपको, एंगल एक्यूट की ऑब्ट्यूज, मतलब स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। मतलब फील कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट आपको फील कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मान ले ये वाला एंगल 45 है। कितना है, 40। कुछ भी हो सकता है ये 45, जस्ट समझाने के लिए ले रहा हूँ। 30, 60, 45 जो आपको लेना ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है, ये एक्यूट एंगल होना चाहिए बस। तो थीटा वन कैसा एंगल है बोलिए, एक्यूट। लेट सपोज 45 कितना है, 45। तो स्लोप कितना बच्चों बोलिए, 1। यहाँ पे तो ऑब्वियसली स्लोप कितना, 0। जब भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल सोचना ही नहीं है, स्लोप कितना आएगा, 0। क्यों 0 आएगा बच्चों, टेन थीटा एक्स एक्सिस से एंगल बोलो कितना बन रहा है, 0, एंड टेन जीरो इज 0। तो यहाँ स्लोप कितना, 0। थर्ड वाले पॉइंट पर बोलिए एंगल एक्यूट की ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज। और ऑब्ट्यूज तो टेन थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। फील करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लेते हैं एंगल 135 है। कितना है, 130। टेन 135 इज -1, टेन 135 इज माइनस। तो मतलब अगर हम फील करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो सर यहाँ स्लोप था 1, यहाँ कितना था, 0, और यहाँ कितना है, -1। अब आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलो, फाइंड नेचर ऑफ स्लोप। तो बच्चों स्लोप 1 से 0 बढ़ा कि घटा, घटा। 0 से -1 बढ़ा कि घटा, घटा। 0 से -1 क्या होता है, छोटा होता है। 1 सबसे बड़ा, उससे छोटा 0, और उससे छोटा -1। तो आई थिंक शायद जो है नेचर ऑफ स्लोप का आंसर आ चुका है आप लोगों का। क्या बोलोगे आंसर, स्लोप इज इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है स्लोप इज डिक्रीजिंग। अब ध्यान से देखना सेकंड पार्ट, नेचर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। अब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप का मतलब समझो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, अगर कहीं स्लोप 1 है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन अगर कहीं स्लोप -1 है तो उसका मैग्नीट्यूड -1 आएगा कि 1 आएगा, 1। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही रहेगा। भाई अगर पॉजिटिव है तो स्लोप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप सेम ही आएगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड का मतलब ही वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर स्लोप पहले से पॉजिटिव है, पहले से अगर स्लोप 1 है तो उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1। लेकिन अगर कहीं स्लोप -1 है बच्चों, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना, -1 की 1, 1। अब तुम फील करो, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ स्लोप का मैग्नीट्यूड कितना, 1। यहाँ कितना, 0। यहाँ कितना, -1 की 1, 1। तो पहले 1 से क्या हुआ, 0, बढ़ा कि घटा, घटा। 1 से 0, फिर 0 से मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है, -1 की +1, प्लस। 0 से वापस से +1 हो गया, 0 से +1 मतलब घटा कि बढ़ा, बढ़ा। तो फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। तो आप लिख लीजिएगा दोनों के आंसर। भाई फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा स्लोप इज डिक्रीजिंग। आप इसको मैंने जैसे आपको बताया उससे फील करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील आ जाएगी। भाई मैंने जस्ट, मैं कुछ भी एंगल ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने जो एंगल लिया वही लो। बस आपको एंगल ऐसे लेने हैं कि आप शुरुआत वाला एंगल एक्यूट लो। अब एक्यूट में आप कुछ भी ले लो, 30, 45, 60, जो आपको एंगल अच्छा लगता हो। उसके बाद सेकंड वाले पॉइंट पर तो खैर स्लोप 0 है ही, कोई बात ही नहीं है। और थर्ड वाले पॉइंट पर आपको एंगल कैसा लेना चाहिए, एक्यूट की ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज। अब ऑब्ट्यूज में कुछ भी ले लो आप, 120 ले लो, 135 ले लो, 150 ले लो। कोई भी स्टैंडर्ड एंगल ले लो जिसकी आपको क्या पता है, वैल्यू पता है, जैसे आप फील कर सकोगे। तो आप जैसे ही ये एंगल रख के फील करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू थी, यहाँ 0 हो गई, और यहाँ क्या हो गई, नेगेटिव। तो स्लोप तो घटा। भाई 1 से 0 और 0 से नेगेटिव, तो स्लोप तो घटा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करें तो पहले घटा, 1 से 0 हुआ मतलब घटा। लेकिन अब 0 से जब वो नेगेटिव हो रहा है तो मुझे नेगेटिव से मतलब नहीं है ना, मुझे तो इसके काय से मतलब है, बोलिए मैग्नीट्यूड। तो ये कुछ भी वैल्यू हो, -√3, -1/√3, कुछ भी हो, इसका मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही आएगा। और 0 से अगर 1/√3 हुआ, या 0 से √3 हुआ, या 0 से 1 हुआ, तो वैल्यू घटी की बढ़ी, बढ़ी। क्या बात समझ में आई। तो क्या लिखा फाइनल आंसर आपने, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या लिखा, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग। एंड सेकंड पार्ट का आंसर क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। सबको बात समझ में आई क्या। चलो बच्चों, अब अपन ग्राफ्स वाले पार्ट पे चलते हैं, और ग्राफ्स में देखो अपन ये कवर करेंगे। ग्राफ्स में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, फिर अपन पढ़ लेंगे सर्कल, फिर पढ़ लेंगे बेटा इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स, एंड लास्ट अपन देख लेंगे
ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, ये अपना फ्लो रहेगा। और मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन। हाँ लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें तो। मतलब ये फ्लो रहेगा अपना। अब अपन सबसे पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, फिर सर्कल, इस तरह से फ्लो रहेगा अपना। तो आप लिखना चाहें बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ाना चालू कर रहा हूँ। और आई थिंक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन हर एक बच्चे को पता है। पता है क्या? क्या होती है बोलिए? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या कहलाता है बच्चों? स्लोप। एंड सी क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। सी को बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। हाँ बेटा। तो चलिए देखिएगा, स्ट्रेट लाइन जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y is equals to mx plus c. M is basically called slope and c is intercept on y axis. इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस का मतलब कहां पे वाई एक्सिस को कट करेगी जो लाइन है। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस का मतलब वो कहां पे वाई एक्सिस को कट करेगी। तो y is equals to mx plus c is the general equation of a straight line where m is the slope and c is the intercept on y axis. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। बेटा एग्जांपल इज y बराबर x प्लस 4। तो बेटा आपको करना क्या होगा, जब भी कोई इक्वेशन गिवन होगी स्ट्रेट लाइन की, आपको y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके m और c पता लगाना होगा। आप उस इक्वेशन को y बराबर एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके m और c पता लगाओ। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये ऑलरेडी y बराबर एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट में ही है। अब जैसे ही ऑन कंपेयरिंग आपको फील आ जाएगी, कंपेयर करते ही आपको दिख जाएगा m कितना, बोलो बच्चों। भाई m का मतलब x का कोइफिशिएंट, x का कोइफिशिएंट m होता है। तो यहाँ पे x का कोइफिशिएंट कितना है बच्चों? 1। तो जैसे ही आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो सर m की जगह यहाँ क्या है बोलिए? 1। और c की जगह यहाँ कौन है? 4। तो आपको पता लग गया m इज 1 एंड c इज 4। m इज स्लोप, स्लोप इज टेन थीटा, टेन थीटा इज 1 एंड टेन थीटा 1 इंप्लाइज थीटा इज 40। मतलब सर ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है बोलिए? 45। इसका स्लोप जो है 1 है, स्लोप 1 मतलब टेन थीटा 1 मतलब ये x एक्सिस से 45 एंगल बनाती है। और ये y एक्सिस को कहां पे कट करती है बोलिए? 4 पे। अब देखो इसको कैसे ड्रॉ कैसे करते हैं, फील करना बेटा। ये x एक्सिस और ये y। अब देखो आपको सबसे पहले तो लाइन को देखते ही स्लोप पता लगेगा। जब जब एंगल एक्यूट आएगा तो आपकी लाइन हमेशा ऐसी बनेगी। भाई आप जानते हैं x एक्सिस से एक्यूट एंगल तो लाइन ऐसी आएगी। अगर स्लोप नेगेटिव होता, स्लोप नेगेटिव होता तो एंगल एक्यूट आता कि ऑब्ट्यूस आता? ऑब्ट्यूस। और ऑब्ट्यूस आता तो आपको खुद को फील आनी चाहिए, लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल एक्यूट की ऑब्ट्यूस? ऑब्ट्यूस। तो लाइन ऐसी नहीं बनेगी, लाइन ऐसी बनेगी। उसका एंगल जो होगा क्या होगा बोलिए? ऑब्ट्यूस। तो देखो दो ही चीजें हैं, या तो एक्यूट एंगल होगा या तो ऑब्ट्यूस। एक्यूट तो ऐसी लाइन, ऑब्ट्यूस तो ऐसी। अब सी इज इंटरसेप्ट मतलब कहां पे वाई एक्सिस को कट करना है आपको। तो आपको दिख रहा होगा सी कितना आ रहा है बच्चों, बोलो? 4। मतलब आप जो लाइन ड्रॉ करोगे वो वाई एक्सिस को कहां कट करनी चाहिए? 4 पे। तो आपको स्लोप रखना है पॉजिटिव, मतलब एक्यूट एंगल बनाना है। और वाई एक्सिस को कहां पे कट करना है बोलिए? 4। तो बेटा ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा होगा कैसे एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस से एक्यूट की ऑब्ट्यूस। एक्यूट कितना एंगल बना रही है? 45। और ये वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रही है बच्चों बोलिए? 4 पे। नहीं आया समझ में? तो ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है और वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रही है बोलिए? 4। अच्छा अगर मान लो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर देता, आप देखिएगा इसी इक्वेशन को अगर मैं y बराबर x माइनस 4 करता, तो आपको दिख रहा होगा शायद स्लोप चेंज हुआ कि सेम रहा? सेम। क्या चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट 4 है कि माइनस 4 है? मतलब अभी भी अगर आप समझ पा रहे हैं तो स्लोप तो 1 ही है, लेकिन c जो है वो 4 की -4? माइनस।
मतलब अभी भी सर थीटा तो 45 आएगा। मतलब अभी भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी बच्चों बोलो? 45। अब लेकिन ये वाई एक्सिस को +4 पे कट करेगी कि -4 पे? नेगेटिव। भाई सी इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब कहाँ पे वाई एक्सिस को कट करना है। तो बच्चों इस बार वाई एक्सिस को कट करेगी ये -4 पे, मतलब यहाँ। तो लाइन आपकी अभी भी भाई दो ही तरह की लाइन बनेंगी, या तो ऐसी लाइन बनेगी या तो ऐसी लाइन बनेगी। भाई आप दिमाग में रखें, एक्यूट तो ऐसी, ऑब्ट्यूज तो ऐसी। अब सीधी सी बात यह है कि सर लाइन ऐसी है, ऐसी बनानी है, अब कट कहां पे कराना है तो वो आप इंटरसेप्ट से पता लगा लो। इंटरसेप्ट -4 है, तो वाई एक्सिस को पॉजिटिव, वाई एक्सिस को कि नेगेटिव वाई एक्सिस को? नेगेटिव। तो बस बेटा ये आपकी लाइन की, ये इक्वेशन की जो है ग्राफ हो गया। ये एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से कितना बच्चों बोलो? 45। और कहाँ कट कर रही है? 4 की -4? -4। कुछ बुद्धि में भी जा रहा है। अच्छा इसी में सपोज करो थर्ड वेरिएशन लेता हूं। मैं एक ही इक्वेशन ले रहा हूं, बस उसमें साइन चेंज कर रहा हूं। अगर मान लो थर्ड फॉर्मेट में मैं आपको इक्वेशन दे देता, y बराबर -x+4। अब फील करो, -x+4, इस बार स्लोप 1 की -1? बेटा स्लोप -1 मतलब tan θ -1। अब आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में tan θ पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। तो tan θ -1, तो आप जानते हैं tan 180 माइनस थीटा इज -tan θ। सप्लीमेंट्री एंगल tan 45 1 होता है, तो 45 का सप्लीमेंट्री कौन होता है? 135। tan 135 1 होगा कि -1 होगा? -1। तो बेटा आपको फील आनी चाहिए थीटा कितना बोलो? 135। और इंटरसेप्ट बच्चों कितना बोलिए? 4। तो इस बार जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो चेंज बस ये होगा कि बेटा इस बार जो लाइन होगी वो वाई एक्सिस को कट तो पॉजिटिव साइड पे ही करेगी, लेकिन इस बार वो एंगल जो बनाएगी एक्यूट की ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज। मतलब अगर आप शायद समझ पा रहे हैं तो क्या लाइन ऐसी बनेगी क्या? यस, ये ऐसी लाइन बनेगी, ये वाई एक्सिस को +4 पे कट करेगी। और ये जो एंगल बना रही होगी एक्स एक्सिस के साथ वो कितना बनाएगी बच्चों बोलो? 135। अरे बोलो समझ पा रहे हो? अच्छा इसका लास्ट वेरिएशन एक और कर सकते थे, y इज इक्वल्स टू -x -4। इस बार शायद आपको समझ में आ रहा होगा, स्लोप कितना बच्चों बोलो? -1, मतलब थीटा कितना बोलो? 135। इंटरसेप्ट +4 की -4? मतलब y एक्सिस को कहां पे कट करेगी बेटा? +4 पे कि -4 पे? माइन। और एंगल कैसा बनाएगी? एक्यूट की ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज। मतलब कुछ इस तरह की लाइन आनी चाहिए, ये -4 पे कट कर रही है, और ये जो एंगल बना रही है ये कैसा बना रही है बोलिए? ऑब्ट्यूज। ये आपका ग्राफ हो जाएगा, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। क्या आपको समझ में आई बातें? आप चारों एग्जांपल्स कॉपी कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको दोनों फॉर्म्स आनी चाहिए। ग्राफ देख के इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना भी आना चाहिए। अगर मैं मान लो मैं आपको ऐसा दे देता, तो इसको देख के आपको इक्वेशन लिखनी भी आनी चाहिए। कैसे सर? y बराबर mx+c, सर स्लोप 45 हो गया, इंटरसेप्ट कितना हो गया? -4। और आपको अगर मैं इक्वेशन दे दूं तो इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए। तो आपको दोनों फॉर्मेट आने चाहिए, कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो आप उसकी इक्वेशन लिख दो, और अगर मैं इक्वेशन दे दूं तो आप लाइन ड्रॉ कर दो। चीजें दो ही हैं बस। आपको अगर दो बातें समझ में आ गई तो आई थिंक आप कर लेंगे। एक तो है स्लोप और एक है इंटरसेप्ट। अब मैं कुछ लाइंस की इक्वेशन दे रहा हूं, आप ड्रॉ करना। आप ये कॉपी कर लीजिए।
बेटा हो गया क्या? आपको इन चारों लाइंस को ड्रॉ करना है बेटा। पहला ग्राफ बनेगा y वर्सेस x में, दूसरा भी बनेगा y वर्सेस x में, तीसरा y और x की जगह पिक्चर में कौन आ गया बोलो, v और t। मतलब y एक्सिस पर कौन आ जाएगा, v, और x एक्सिस पर कौन आ जाएगा, t। तो vt ग्राफ बनेगा। अच्छा घबराना नहीं है, बहुत सारी जगह जैसे आपको बस स्लोप में इतना पता लग पाएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, स्टैंडर्ड एंगल नहीं होंगे। तो अगर पॉजिटिव है तो आप जो लाइन ड्रॉ करो उसका एंगल कैसा ले लेना, एक्यूट। और अगर नेगेटिव हो तो एंगल कैसा ले लेना, ऑब्स्यू, जो ऑब्ट्यूज। आप एग्जैक्ट एंगल की वैल्यू नहीं लिख पाएंगे। जैसे इसी क्वेश्चन की अगर बात करूं, या ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ स्लोप -3 है। अब टेन थीटा -3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें थीटा पता नहीं है, वे हर एक थीटा थोड़ी याद कर सकते हैं। तो टेन थीटा -3 से मतलब इतना पता लग गया कि एंगल कैसा बनेगा, ऑब्ट्यूज। तो आप तो बस ऑब्ट्यूस एंगल दिखाते हुए लाइन ड्रॉ कर दो, आप उस एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू लिख नहीं पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऑप्शंस मिलेंगे पेपर में, हम वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर एंगल कैसा बन रहा होगा, ऑब्ट्यूस। बेटा हो गया क्या? हो गया, सबका हो गया। चलिए देखिएगा ध्यान से, y बराबर -3x + 5। y बराबर -3x + 5। बेटा देखते सबको समझ में आ गया, बताओगे मुझे स्लोप कितना, -3, और इंटरसेप्ट कितना बेटा, 5। अब स्लोप -3, तो बस मुझे इतना पता लग गया एंगल एक्यूट की ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज। अब एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं। हम जो है बस एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसका एंगल हम कैसा दिखा देंगे, ऑब्ट्यूज। तो आप ड्रॉ कर दीजिए बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल दिखाना है आपको। और इंटरसेप्ट को कैसे लेना है बोलिए, पॉजिटिव। तो आई थिंक ऐसी लाइन बननी चाहिए। देखिए मैंने एंगल कैसा दिखा दिया, ऑब्ट्यूज, और इंटरसेप्ट मैंने पॉजिटिव दिखा दिया। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट। अब देखो ये इक्वेशन y बराबर mx + c के फॉर्मेट में है ही नहीं, तो पहले इसको y बराबर mx + c के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। कैसे बेटा, y बराबर mx + c, तो x वाली टर्म को RHS में भेजो। तो बेटा देखो सेकंड वाली इक्वेशन को पहले तो लिखो, 4y बराबर 3x + 12। अभी भी ये y बराबर mx + c में नहीं आई भाई, y बराबर mx + c में यहाँ सिर्फ y होना चाहिए, ये यहाँ पे 4 भी आ रहा है, इस 4 को कहाँ भेज दो, RHS। तो जैसे ही इस 4 को RHS में भेजोगे, y बराबर 3/4x + 3।
इस 4 को यहाँ भेज दो तो 3/4x प्लस 12/4 इज 3। अब ये y बराबर एम एक्स प्लस सी में आ गई। यहां से आपको शायद दिख गया होगा स्लोप कितना बच्चों, बोलो 3/4। टेन थीटा 3/4, टेन थीटा 3/4 मतलब बोलो थीटा कितना 37। और इंटरसेप्ट कितना बच्चों बोलिए 3। मतलब एंगल एक्यूट बन रहा है और इंटरसेप्ट कैसा है बोलिए पॉजिटिव। तो आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एंगल एक्यूट एंड इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। एंगल एक्यूट 37 एंड इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। अब v बराबर 2t+1। तो बेटा ये कंफ्यूज नहीं होना, अभी भी सारा खेल y और x में ही चल रहा है, बस y की जगह पिक्चर में कौन आ गया है v। इसको कंपेयर करो आप, y बराबर mx प्लस c। तो सर इस बार बस y एक्सिस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है v, और x एक्सिस कौन रिप्रेजेंट कर रहा है t। तो अभी भी हम वही सेम ग्राफ ही ड्रॉ करेंगे, बस y एक्सिस पर v आ चुका है और x एक्सिस पर t आ चुका है। स्लोप बच्चों कितना दिख रहा है बोलिए 2, नेगेटिव की पॉजिटिव पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट कैसा दिख रहा है पॉजिटिव। तो स्लोप भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। तो स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव, आई थिंक ऐसी लाइन बननी चाहिए, स्लोप पॉजिटिव एंगल एक्यूट दिख ही रहा है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। कितना इंटरसेप्ट बोलिए 1, इंटरसेप्ट इज 1। अब समझिए फोर्थ, फोर्थ इज इंपॉर्टेंट, इसको समझिए ध्यान से, अब आप फोकस करिएगा। ये हो गए शुरू के तीन हो गए सबके, सही आए थे क्या आप लोगों के, वेरी गुड। चलिए अब बेटा मॉड ऑफ 2 - x, मॉड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा शायद। क्या करता है मॉड, क्या करता है? जैसे मैं आपसे पूछूं मॉड ऑफ 5, व्हाट इज द आंसर? मॉड ऑफ 5 इज 5, मॉड ऑफ -5। भाई मॉड का काम ये है, मॉड एक ऐसा मैजिकल बॉक्स है जिसके अंदर अगर जीरो या पॉजिटिव नंबर जाएगा तो वो एज इट इज रहेगा। अगर आप इसके अंदर 5, मॉड के अंदर 5 लिखोगे तो आंसर क्या आएगा 5। मॉड के अंदर 0 लिखोगे आंसर क्या आएगा 0। लेकिन मॉड नेगेटिव नंबर्स को काय में कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव। अगर आप मॉड में -5 लिखोगे आंसर क्या आएगा 5, मॉड में -10 लिखोगे आंसर क्या आएगा 10। मतलब मॉड करता क्या है, मॉड नेगेटिव नंबर्स को क्या बना देता है बोलिए पॉजिटिव। मतलब जीरो और पॉजिटिव को तो एज इट इज रखता है, उनका कुछ भी नहीं करता। लेकिन मॉड जो भी नेगेटिव नंबर होता है उसको काय में कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव नंबर। मतलब अगर आपसे मैं बोलूं मॉड ऑफ -16 तो आंसर विल बी 16, मॉड ऑफ -100 आंसर विल बी 100। तो बच्चों हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y बराबर मॉड ऑफ 2 - x का। थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूं मॉड भूल जाओ, अभी आप थोड़ी देर के लिए अपन मॉड भूल जाते हैं। अपन तो ऐसे समझते हैं सर हमें आपने क्वेश्चन दिया y बराबर 2 - x, थोड़ी देर के लिए मॉड भूल गया मैं, तो मैंने मॉड हटा दिया, y बराबर 2 - x, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया। सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, y बराबर mx प्लस c, तो x वाली टर्म को आगे ले आओ, तो y बराबर -x+2, y बराबर -x+2। जैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करोगे y बराबर mx प्लस सी से, सीधे लिख दूं क्या बच्चों? तो क्या आ जाएगा, m बोलो कितना आ गया -1, और इंटरसेप्ट कितना आ गया 2। m -1 आने का मतलब आप समझ चुके हो शायद, थीटा कितना आ जाएगा 135। और अगर ये एंगल नहीं भी निकालो तो मुझे एंगल से कभी मतलब नहीं होता, मुझे तो बस मतलब होता है एंगल एक्यूट की ऑब्ट्यूस। भाई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो बस मुझे ये पता लगाना है कि मैं एक्यूट एंगल बनाऊं कि ऑब्ट्यूस। तो बेटा कैसा बनाऊं एक्यूट की ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस। अब आप ध्यान से इस लाइन को ड्रॉ करिए, देखिएगा ध्यान से। तो y वर्सेस x का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हम पहले तो सिंपली 2 - x का ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, फिर मॉड पे भी बात करेंगे। हाँ बच्चों, तो इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव एंड स्लोप इज नेगेटिव। देखना बच्चों सही बनाया क्या मैंने? भाई ये आपका स्लोप नेगेटिव दिख रहा होगा, एंगल कैसा दिख रहा है बोलिए ऑब्ट्यूस, और इंटरसेप्ट कैसा दिख रहा है बोलिए पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, ये ग्राफ हुआ y बराबर -x+2 या 2 - x का। अब अपन बात करते हैं y बराबर मॉड ऑफ 2 - x। बेटा सोच, y इज मॉड ऑफ समथिंग, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ समथिंग। अब मैं कह रहा हूं x चाहे कुछ भी होए, मॉड में जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव की पॉजिटिव पॉजिटिव। मैं कह रहा हूं ये 2 - x कुछ भी आ रहा हो, फलाना ढिकाना धमाका कुछ भी आ रहा हो, इसके बाहर क्या लगा हुआ है बोल मॉड। और मॉड से कोई भी चीज बाहर निकलती है तो हमेशा कैसी बन जाती है बोलिए पॉजिटिव। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ y आपका जो होगा वो कभी नेगेटिव हो सकता है कि हमेशा ही पॉजिटिव आएगा? हमेशा ही क्या आएगा पॉजिटिव। आप कुछ भी, आप x को यहाँ पे 1 रखो, x को 1 रखो, 2 - 1 1, मॉड ऑफ 1 1। x को आप 4 रखो, 2 - 4 -2, मॉड ऑफ -2 +2।
मतलब मैं कह रहा हूं कि आप x का जो मन करे फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, आपको x को जो रखना है रख लो। क्या y कभी नेगेटिव आएगा कि y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव? y विल ऑलवेज बी, बिकॉज y इज मॉडुलस ऑफ समथिंग, एंड मॉडुलस ऑफ समथिंग कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। y इज मॉडुलस ऑफ समथिंग, एंड मॉडुलस ऑफ समथिंग कैन नेवर बी नेगेटिव। तो बच्चों आपने जो ग्राफ बनाया है ना, ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, जब भी मॉडुलस जो है फंक्शन के अंदर हो, तो आप एक बार मॉड को हटा के ग्राफ बना लीजिए। अब आप फोकस कीजिए, बेटा ये जो आपने ग्राफ बनाया, यहां तक के ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये मॉड ऑफ 2 - x होता तक तो भी यहां तक का ग्राफ सेम टू सेम ही रहता, क्योंकि यहां तक अगर आप देखें तो y हमेशा क्या रहा है, बोलिए पॉजिटिव। आप देख सकते हैं इससे ऊपर y हमेशा क्या रहेगा, बोलिए पॉजिटिव। तो अबव द एक्स एक्सिस y हमेशा पॉजिटिव है, और मॉडुलस पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखता है, कुछ चेंज करता ही नहीं। जैसे मान लीजिए x को मैं 0 पुट करूं, x को 0 पुट करूं, बोलो क्या आएगा, 2। मॉड ऑफ 2 2। तो बेटा x जब 0, तो y 2 का 2 ही रहेगा, मॉड ऑफ 2 2 ही होता है। x को 1 पुट कीजिए, x को 1 पुट कीजिए, 2 - 1 1। मॉड ऑफ 1 इज ऑल्सो 1। तो जब तक ग्राफ पॉजिटिव रीजन में है तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब जैसे ही ग्राफ नेगेटिव रीजन में जाएगा तो मॉडुलस उसको क्या बना देगा, बोलिए पॉजिटिव। मतलब अगर बच्चों ये वैल्यू -1 थी, तो जब आप इसमें मॉड लगा दोगे तो -1 क्या बन जाएगा, +1। अगर ये वैल्यू लेट सपोज -2 थी, तो मॉड लगते ही ये -2 वैल्यू क्या बन जाएगी, +2। ये वैल्यू अगर -3 थी, तो मॉड लगते ही -3 से क्या बन जाएगी, +3। मतलब अगर आप समझ पा रहे हो, तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले तो आप मॉड को हटा के ग्राफ बना दीजिए। अब जो पार्ट ग्राफ का एक्स एक्सिस के नीचे लाए कर रहा है उसकी एग्जैक्टली क्या बना दीजिए, मिरर इमेज। क्या बना दीजिए, मिरर इमेज। क्यों मिरर इमेज बना दें सर? बेटा फील कर, मॉड का काम ही है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। मॉड -1 को क्या बनाएगा, +1। -2 को क्या बनाएगा, +2। -3 को क्या बनाएगा, +3। जैसे आप फील करो, आप एक्स को 3 पुट करके देखिए, एक्स को 3 पुट करके देखिए, 2 - 3, 2 - 3 बोलिए क्या होता है, -1। मॉड ऑफ -1 +1। तो एक्चुअल में जब x 3 हुआ, तो अगर मॉड नहीं होता तो आंसर -1 आता, लेकिन मॉड ने इस -1 को क्या बना दिया, +1। मतलब ये -1 वैल्यू जो थी बेटा ये बन गई +1। आप x को 4 पुट करिए, 2 - 4 -2। मतलब सर जब x 4 था तो कायदे से तो y क्या था, -2। मॉड ने इस -2 को क्या बना दिया बच्चों, बोलो +2। जब x 5 था, x को 5 पुट करिए, 2 - 5 -3। -3, मॉड ने -3 को क्या बना दिया, +3। इसकी यहाँ पे क्या बन गई, मिरर। मतलब एग्जैक्टली ये जो लाइन बन रही थी नीचे, इसी की क्या बना देनी है आपको, बोलिए मिरर इमेज। मतलब अगर आप ग्राफ समझ पा रहे हैं, तो जो पार्ट ऊपर है वो तो एज इट इज रहेगा, जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे लाया कर रहा है बेटा, बोलो उसकी क्या बना दूं, मिरर इमेज। क्या बना दूं उसकी, मिरर इमेज। ये आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये मैंने जो ब्लू कलर से ग्राफ बनाया है बच्चों, बताएंगे मुझे किसका ग्राफ है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, y बराबर मॉड ऑफ 2 - x। शायद समझ नहीं आया, आ गया समझ में? तो व्हाट इज द प्रोसीजर, हम पहले क्या मॉड को हटा के ग्राफ बना दें क्या, यस। अब जो ग्राफ का पार्ट कहाँ लाया कर रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे, उसकी एक्स एक्सिस के अबाउट क्या ले लें, बोलिए मिरर इमेज। उसके एक्स एक्सिस के अबाउट क्या ले लें, मिरर इमेज। बच्चों बुद्धि में गया, कॉपी कीजिए। और किसी को डाउट हो मुझसे पूछ लीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैं एक आपको दे दूं, कर लोगे आप लोग भाई? पहले बिना मॉड के ग्राफ बना दो। अब उस ग्राफ का जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है बेटा, मॉड लगने पर भी वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि मॉड पॉजिटिव नंबर्स का कुछ नहीं करता, वो पॉजिटिव नंबर्स को एज इट इज रखता है। लेकिन जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब वहां पे वाई क्या है, नेगेटिव। मॉड जो है नेगेटिव को काय में कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव। तो उसकी एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के अबाउट क्या ले लीजिए, मिरर इमेज। अब बेटा यहां से एक और चीज फील कीजिए। आप ये बताएं, आपने इंटीग्रेशन वाई डीएक्स का ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मीनिंग सीखा था। इंटीग्रेशन वाई डीएक्स क्या रिप्रेजेंट करता था, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। अभी देखो वाई ये है आपका, ये आपका क्या है, वाई। वाई इज मॉड ऑफ 2 - x। अब मान लो मैं यहीं पे आपको इसी क्वेश्चन के रेफरेंस में बात करता हूं, मैं आपसे बोलता इंटीग्रेशन
वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। एंड y किसके बराबर है बच्चों, बोलिए, मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स। तो मैंने आपको क्वेश्चन करने को दिया इंटीग्रेशन y dx वेयर y इज मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स। एंड मैंने आपको लिमिट्स दे दी बेटा 0 से 4। क्या लिमिट्स दे दी मैंने, बोलिए, 0 से 4। तो पहले तो मुझे बताओ इंटीग्रेशन y dx का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। तो बेटा ये आपका y है, क्या आपने वाई एक्स ग्राफ ड्रॉ कर लिया क्या, यस सर ये रहा, ये मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब अगर मुझे इंटीग्रेशन y dx का मतलब पता है कि वो एरिया होता है, तो मुझे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको शायद समझ में आना चाहिए मैं 0 से 4 तक का क्या निकाल लूं, बोलिए, एरिया। क्या निकाल लूं, एरिया। तो सर ये ग्राफ तो ड्रॉ कर चुके हैं हम, इंटीग्रेशन y dx, y इज मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स, तो मैंने y ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे 0 से 4 तक का क्या निकाल लेना चाहिए, बोलिए, एरिया। अब जब आप 0 से 4 तक का एरिया निकालोगे तो देखो ये x बराबर 0 है, ये x बराबर क्या है, बोलिए, 0। और यहां कहीं ये आपकी x एक्सिस है, यहां कहीं आपका x बराबर क्या होगा, बोलिए, 4। तो मेरे को अगर ये एरिया निकालना है तो मेरे काम की वैल्यू होगी, एक तो 0 पे क्या वैल्यू है मुझे पता होनी चाहिए, और एक 4 पर क्या वैल्यू है मुझे पता होनी चाहिए। तो बेटा 0 पे तो पता ही है अपने को, 0 पर जब x 0 है तो y कितना है, बोलिए, 2। भाई आपका y एज अ फंक्शन ऑफ x है, आप चेक भी कर सकते हो, x को 0 पुट करो y कितना आएगा, बोलिए, 2। एक्स को 4 पुट कीजिए बेटा, एक्स को 4 पुट कीजिए, 2 माइनस 4 -2, लेकिन मॉड ऑफ -2 इज +2। मतलब सर जब x 4 होगा, मतलब आपका जब x 4 होगा, ये रहा, जब x 4 होगा तो बोलो y की वैल्यू कितनी होएगी, 2। कैसे, आप पुट करके देखो, x 4 तो y कितना आ रहा है, 2, -2 आएगा, मॉड ऑफ -2 इज +2। मतलब इंटीग्रेशन y dx मतलब एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ, कहां से कहां तक का, मैंने लिमिट्स दी 0 से 4। तो सर अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूं, अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूं, अगर मैं इस एरिया को A1 नाम दे दूं और इस एरिया को A2 नाम दे दूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से तो होना चाहिए बच्चों, बोलो, A1 + A2। अब मुझे बस ये एरिया निकालने, और एरिया शायद आपको क्या, दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं क्या, यस। अब ट्राइंगल में भी दिक्कत ये आ रही है सर, अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो ये बेस की लेंथ चाहिए। अब ये कॉमन सेंस से आप पता लगा सकते हो, ये वो है जहां y क्या हो रहा है, बोलिए, 0। ये वो x है जहां y क्या हो रहा है, 0। अरे x एक्सिस पर लाई कर रहे हो तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होएगा, 0। तो खुद ही कॉमन सेंस से बताओ y 0 कब होगा, जब x कितना हो जाएगा, बोलो, 2। अरे भाई x को 2 पुट कर दो, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट कौन सा है, बोलिए। अब अगर आप समझ पा रहे हैं तो शायद A1 A2 निकल के आ जाएगा। बताओगे मुझे A1 कितना आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना, 2, हाइट भी कितनी, 2, 2 2 जा 4 इंटू हाफ कितना आ गया, 2, और ये वाला एरिया भी कितना आ गया, 2, 2 + 2 4। तो अगर मैंने आपसे पूछा था इंटीग्रेशन y dx, आंसर इज 2 + 2, बोलो क्या आंसर आएगा, 4। क्या आपको समझ आया? मतलब अगर कभी आपको मॉड फंक्शन को इंटीग्रेट करने को दे दे तो दिस इज वन ऑफ द मेथड, एंड दिस इज अ वेरी गुड मेथड। आप काफी फास्ट इससे आंसर निकाल सकते हैं। मैथमेटिकल एक और मेथड भी है, वो भी बता देंगे आपको, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मेथड, जो दिस इज वन ऑफ द मेथड एंड दिस इज वेरी फास्ट मेथड। आप काफी जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हो, बिकॉज आप मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना अब आपको बहुत आसान लग रहा होगा। स्ट्रेट लाइन बनाई, जो पार्ट नीचे उसकी क्या बना दी, बोलिए, मिरर इमेज, और खटाखट जो भी लिमिट्स दी हैं उन पर्टिकुलर लिमिट्स पर आपने y की वैल्यू निकाल ली और एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लिया। क्या बुद्धि में गया? जल्दी से आप कॉपी करें, जल्दी से आप कॉपी करें बेटा, उसी के नीचे नोट करके या कैसे भी आप लिख लें इसको भी। ये पार्ट बेसिकली इंटीग्रेशन वाला है, लेकिन क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन अभी पढ़ा रहा हूं आपको तो अभी आप ज्यादा अच्छा फील कर पाएंगे इसको। अब सब बच्चे बिल्कुल सेम ही ग्राफ है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ऑलमोस्ट सेम ग्राफ बनेगा। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, तो सब बच्चे पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ करके रखेंगे। मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, ड्रॉ इट्स ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करें इसका। हिंट है आपके लिए, थोड़ी देर के लिए मॉड वर्ड भूल जाओ, आप तो मॉड को हटा के नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ करो। अब उस ग्राफ में जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे लाया कर रहा है उसकी एक्स एक्सिस के अबाउट क्या बना लीजिए, मिरर इमेज।
हाँ भाई, ग्राफ बन जाना चाहिए था इतनी देर में। बन गया सबका? वेरी गुड। तो बेटा देखो थोड़ी देर के लिए, y बराबर 1 - x, इसको आप mx प्लस सी फॉर्मेट में लिख दो तो -x+1। आपको दिख रहा होगा शायद, स्लोप कितना आ गया -1 और इंटरसेप्ट कितना आ गया +1। स्लोप -1 मतलब बोलिए कैसा एंगल है, एक्यूट की ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज। और इंटरसेप्ट कैसा लेना है बेटा, बोलिए पॉजिटिव। तो स्लोप तो नेगेटिव और इंटरसेप्ट कैसा लेना है, बोलिए पॉजिटिव। तो कुछ इस तरह का आपका ग्राफ आएगा। ये आपका इंटरसेप्ट हो गया कितना, बोलिए 1, और स्लोप हो गया नेगेटिव। अब आप समझने की कोशिश कीजिए बेटा कि इस ग्राफ में अगर मॉड आ जाएगा, अगर हम सर 1 - x नहीं, हम तो मॉड ऑफ 1 - x का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो बेटा समझो बस अंतर इतना सा आएगा, जो पार्ट पॉजिटिव है, मॉड पॉजिटिव का कुछ नहीं करता, उसको एज इट इज रखता है। आप फील तो करके देखो, मॉड ऑफ 5 इज 5, मॉड ऑफ 10 इज 10, लेकिन मॉड ऑफ -5 इज +5, नेगेटिव को क्या बना देता है, पॉजिटिव। तो बेटा जो पार्ट ग्राफ का एक्स एक्सिस के ऊपर लाए कर रहा है, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहां तक तो ग्राफ में कोई चेंज आना ही नहीं। मतलब यहां तक चाहे आप 1 - x का ग्राफ बनाओ, चाहे मॉड ऑफ 1 - x का ग्राफ बनाओ, वन एंड दी सेम थिंग, बिकॉज यहां तक y क्या दिख रहा है, बोलिए पॉजिटिव। इसके बाद आप जब जा रहे हो आगे, तो x जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको दिख रहा होगा y की वैल्यूज क्या होती जा रही है, नेगेटिव। मॉड कभी भी नेगेटिव y नहीं रहने देगा, बिकॉज y इज मॉड ऑफ समथिंग एंड मॉड ऑफ समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसके बाद जो ग्राफ है उसकी एग्जैक्टली क्या बना देंगे, बोलिए मिरर इमेज। मिरर इमेज तो समझते हो ना आप लोग? मिरर इमेज का मतलब बेटा, अगर ये -1 वैल्यू तो एग्जैक्टली वैल्यू यहाँ पे +1, ये -2 तो ये +2, ये -3 तो ये +3। तो एग्जैक्टली आप इसकी मिरर इमेज ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपको जो ग्राफ दिखाई दे रहा है बच्चों, बताएंगे किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 - x। अब इसी में अगर मान लीजिए मैं इंटीग्रेशन y dx दे दूं, जहां पे y किसके बराबर है, बोलिए मॉड ऑफ 1 - x। तो इसी क्वेश्चन में मैं आपसे बोलता इंटीग्रेशन y dx वेयर y इज मॉड ऑफ 1 - x, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू एनीथिंग, लेट्स सपोज 4। अब आपके लिए काम की वैल्यूज कौन कौन सी है बेटा, आप अगर एरिया निकालना चाहते हो तो आप इंटरेस्टेड हो, सर मैं 0 से लेकर 4 तक का क्या निकालना चाहता हूं, बोलिए एरिया। तो ये x बराबर 0 हो गया और ये x बराबर क्या हो गया, 4। तो मैं 0 से 4 तक का एरिया निकालना चाहता हूं बेटा। ये ये वाला जो एरिया है, मैं इसको निकालने में क्या हूं, इंटरेस्टेड। तो मेरे काम काम की कौन सी वैल्यू हो जाएगी, एक तो जब x 0 था तो मुझे y पता होना चाहिए, और एक जब x 4 है तो मुझे y पता होना चाहिए। तो बेटा y इज मॉड ऑफ 1 - x, आप x पुट करते जाओ y आता जाएगा। x को 0 पुट करें बच्चों, y कितना आएगा, बोलिए 1। तो x 0 तो y 1। x को 4 पुट कीजिए, बोलो बच्चों, 4 पुट करोगे तो 1 - 4, जल्दी बोलो बेटा, 1 - 4 -3, मॉड ऑफ -3 इज +3। तो जब x 4 होगा तो मॉड ऑफ 1 - x मतलब y जो होगा वो कितना होगा, बोलिए 3। बेटा ये आपका 3 हो जाएगा। तो जब x को 4 पुट कीजिए, 1 - 4 -3, मॉड ऑफ -3 इज +3। तो बेटा इस वाले एरिया को अगर मैं A1 नाम दे दूं, इस वाले एरिया को अगर मैं A2 नाम दे दूं, तो आई थिंक आंसर आ चुका है। क्या आंसर आएगा बताओगे मुझे, A1 + A2। हाँ बेटा A1 की वैल्यू बताएं मुझे। अब A1 की वैल्यू चाहिए तो क्या मुझे ये वाली वैल्यू भी चाहिएगी क्या, यस। अब ये तुम बहुत इजीली निकाल सकते हो कॉमन सेंस से। यहाँ मुझे जल्दी से बताओ, यहाँ पे y क्या होएगा, 0। मतलब ऐसी x की वैल्यू जहां y क्या हो जाए, 0। बेटा देखने से अपने आप फील आएगी। तू खुद बता, x को क्या पुट करूं कि y 0 हो जाए, x क्या हो कि y 0 हो जाए, 1। अरे भाई 1 - 1, तो जैसे ही x 1 होगा y क्या हो जाएगा, 0। तो बताओगे बच्चों A1 कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना 1, हाइट भी कितनी 1, तो हाफ इंटू 1 इंटू 1, क्या 1/2 आ रहा है क्या बेटा, यस। तो A1 आया 1/2। हाँ बेटा 1 से 4 बेस कितना बोल, 3, और हाइट भी कितनी बोल, 3, तो हाफ 3 इंटू 3, 9/2, 10/2, बोलो कितनी निकल के आ गई, 5। कुछ बुद्धि में गया? तो भाई हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा अभी आज वाली क्लास में, और हमने फिर हाथों हाथ स्ट्रेट लाइन के अंदर मॉडुलस फंक्शन को भी इन्वॉल्व कर दिया। सिंपल सा कंसेप्ट इतना सा है सर, एज इट इज लाइन ड्रॉ कर दो आप तो, जो पार्ट लाइन का एक्स एक्सिस के नीचे लाया कर रहा है उसकी एक्स एक्सिस के अबाउट क्या ले लेंगे, बोलिए मिरर इमेज। और उसके बाद उसमें हमने इंटीग्रेशन को भी इन्वॉल्व कर लिया, कि अगर कभी हमें इंटीग्रेशन y dx दिया जाए, जहां पे y जो है वो मॉड ऑफ समथिंग है,
तो सर हम मॉड ऑफ समथिंग का ग्राफ बनाना तो जानते ही हैं, हम एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन वाई डी एक्स रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। क्या सबको बातें क्लियर हैं? चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आपके मॉड्यूल में ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15 है शायद, 17 है क्या? क्वेश्चन नंबर जो भी है देख लेना, आपको दिख जाएगा एक्सरसाइज 1 में। देखो आप 17, क्वेश्चन नंबर 17 आप कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है बेटा, राधे राधे। और नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे क्या, आज अपन ने ये कर लिया ना, नेक्स्ट क्लास में शुरू के 45 मिनट्स में पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट हाफ एन आवर के अंदर अपन एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करेंगे। आपका उसका जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, राधे राधे।